मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव और सीएलसी के इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 40 डिस्कस करेंगे और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो नया टॉपिक का नेम है नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड दियर एलिमिनेशन या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। मीन्स अपशिष्ट पदार्थों जो का उत्पाद जो बनेगा वो उनको किस तरीके से बॉडी से हम निष्कासित करें, उसके बारे में बात करेंगे। आखिर इस चैप्टर की मैं बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की बात करूंगा कि क्या क्या कंटेंट हम यहां पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो उत्सर्जी अंग क्या क्या है उनके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जी तंत्र की बात करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र निर्माण की बात करेंगे। हेमोडायलिसिस, रक्त अपोहन प्रक्रिया की बात करेंगे। रेगुलेशन, नियमन की बात करेंगे। डिसऑर्डर्स रिलेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र से संबंधित विकारों की बात करें। इंट्रोडक्शन में यदि मैं बात करूं कि हमें नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो बने वो कहां से बने, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के परफॉर्म होने से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनेंगे वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है। उन्हें हमारी बॉडी से इलिमिनेट करना पड़ेगा, मीन्स उसका निष्कासन करना पड़ेगा। कैसे बनेंगे वो देखते हैं। ये हमारे पास प्रोटीन है और एक साइड में हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड। एक साइड में प्रोटीन और एक साइड में न्यूक्लिक एसिड। ये जो प्रोटीन है ये
न्यूक्लिक एसिड है, इन दोनों का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, उपापचयी क्रिया हुई, और इस उपापचयी क्रिया के रिजल्ट में यहां पर क्या बना, एमिनो एसिड, प्रोटीन, और ये प्रोटीन के रिजल्ट में हमने क्या बनाया यहां पर, एमिनो एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई तो यहां पर क्या बना, नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, यहां पर एमिनो एसिड बन रहे हैं और यह नाइट्रोजिनस बेस, और ये फाइनली इनका कन्वर्जन होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। एक्सक्रीटरी मीन्स उत्सर्जी उत्पाद बनेंगे। उत्सर्जी उत्पाद क्या बन सकते हैं, यहां से एमिनो ग्रुप आ रहा है तो मैं कह सकता हूं एक फॉर्म में अमोनिया बनेगी, या फिर एक फॉर्म में यूरिया बन सकती है, या फिर एक फॉर्म में यूरिक एसिड। हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के पश्चात उनका कन्वर्जन इस तरीके से एमिनो एसिड नाइट्रोजिनस बेस में हुआ, और इनका कन्वर्जन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। यदि टॉक्सिसिटी देखी जाए, टॉक्सिसिटी ऑर्डर मीन्स विषाक्तता का जो क्रम है, तो अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है एज कंपेयर टू यूरिया, और यूरिया भी ज्यादा टॉक्सिक होती है एज कंपेयर टू यूरिक एसिड। तो मैं कह सकता हूं ये सबसे लिस्ट टॉक्सिक है और ये मैक्सिमम टॉक्सिक है। क्लियर है मेरी बात? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्ट जो बना वो इस तरीके से अलग अलग नाइट्रोजिनस वेस्ट में कन्वर्ट हुआ है, और जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट ये है, अमोनिया का फॉर्म है NH3, ये यूरिया का फॉर्म है NH2CO, यदि जो भी एनिमल है वो इसका उत्सर्जन करता है तो उसे हम बोलते हैं अमोनोटेलिक प्राणी। जैसे कि एक्वेटिक जो है, जो जलीय जंतु हैं जैसे मछलियां वगैरह हैं, उनमें ऐसा नेचर देखने को मिलेगा अमोनोटेलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक प्राणी। जैसे कि एम्फीबियन की बात की जाए, जैसे कि मेमल्स की बात की जाए, तो हम जो हैं मेमल्स में आते हैं, हम क्या हैं, यूरियोटेलिक। क्लियर है बेटा जी? ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड का निष्कासन करेंगे उसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक प्राणी। सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड का निष्कासन करेंगे, जैसे कि यूरिकोटेलिक का यदि मैं एग्जांपल दूं तो बर्ड्स हैं,
रेप्टाइल्स है, कॉकरोच है। बर्ड्स, रेप्टाइल और कॉकरोच। यूरियोटेलिक की मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल मैमल्स है, फॉर एग्जाम्पल अडल्ट फ्रॉग है, फ्रॉग मीन्स एम्फीबियन। और यहां पर फॉर एग्जाम्पल पाइसीज या मत्स्य, मछलियां हैं जो। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, उसको निष्कासन करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड। और इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, सबसे कम। अब हम ग्राम की फॉर्म में देखते हैं, पर ग्राम यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड पर ग्राम है, यूरिया पर ग्राम है, या अमोनिया पर ग्राम। तो पर ग्राम को डिस्चार्ज करने के लिए यहां पर 10 ml वाटर की रिक्वायरमेंट हो। इसका मतलब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल कम है, तो वाटर लॉस सबसे कम होगा। यूरिया, यहां पर 50 ml वाटर पर ग्राम यूरिया को डिस्चार्ज करने की, और अमोनिया 200 to 300 ml वाटर पर ग्राम। इसका मतलब अमोनिया को डिस्चार्ज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जल की आवश्यकता होगी, और जितना ज्यादा जल की आवश्यकता होगी उतना बॉडी से वाटर लॉस होगा। थोड़ी देर के लिए यदि मैं कहूं कि हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, उससे 12% यदि वाटर लॉस हो जाए तो उस डेथ हो जाती है। इसका मतलब वाटर को मेंटेन करना जरूरी है। हमारी बॉडी का वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सोल्यूट है। तो हमारी बॉडी में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन होने चाहिए। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, मैं एक वर्ड डिफाइन कर रहा हूं। होम्योस्टेसिस। वाल्टर कैनन ने इसे डिफाइन किया था। दो वर्ड हैं, एक है होम्योस्टेसिस, एक है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इसका मतलब रक्त का जो आयतन है उसको क्या करना? मेंटेन करना। और हीमोस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट।
शरीर के आंतरिक वातावरण को साम्य अवस्था में बनाए रखना। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है इसका मतलब क्या है, रक्त के आयतन को यदि मेंटेन करना है तो हीमोस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस का मतलब मेंटेन इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, इन दोनों को मेंटेन करना। मीन्स हमारी बॉडी में विलेय और विलायक जो है और विलेय और विलायक जो है बॉडी में, ये किसे डिफाइन करेंगे, ऑस्मोलैरिटी। ये परासरणता को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं, परासरणता। अब ऐसे जंतु जो इस परासरणता को रेगुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। ऑस्मोरेगुलेटर मीन्स परासरण नियमक, परासरण संचयी। इसका मतलब इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, उसको मेंटेन करना और नहीं कर पाना, उस आधार पर दो भागों में बांटा हमने, ऑस्मो कन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर वो है जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में सक्षम हो, जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स। और ऑस्मो कन्फर्मर ऐसे हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन ना कर पाए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट, हैगफिश। तो हायर वर्टिब्रेट्स क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर। क्लियर है बेटा जी? नोट करें एक बार इसको। तो हम इनके बारे में भी एक बार नोट कर लें। ऑस्मो रेगुलेटर क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर क्या है। एनिमल which are able to maintain internal body environment at equilibrium state। मीन्स जंतु जो आंतरिक शरीर के वातावरण का साम्य अवस्था में रख पाने में समर्थ हो। ऑस्मो कन्फर्मर क्या है, एनिमल्स विच आर
not able to maintain internal body environment at equilibrium state. मीन्स ये साम्यावस्था में रख पाने में असमर्थ होते हैं, जबकि ये एनिमल क्या है, समर्थ. फॉर एग्जाम्पल, हायर वर्टिब्रेट्स और फॉर एग्जाम्पल लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड हैगफिश. क्लियर है यहां तक सभी को? ऑस्मो रेगुलेटर्स जो अपने बॉडी को जो भी एनिमल्स हैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर पा रहे हैं, अब वो एनिमल भी अलग अलग नेचर में हो सकते हैं. वो एनिमल क्या पता मरुस्थलीय प्राणी है तो मरुस्थलीय में मेंटेन करेगा, क्या पता जलीय प्राणी समुद्री नेचर का है और क्या पता जलीय प्राणी फ्रेश वाटर नेचर का. तो अलग अलग एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में अलग अलग प्रकार की कंडीशंस और परिस्थितियां पाई जाती है. उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी अलग अलग चीजों को मेंटेन करने में सहायता करेगी. क्लियर है? तो किस तरीके से मेंटेन करेंगे, इस पॉइंट पे जाने से पहले अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, पहले उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं. देखिए बेटा, उत्सर्जी अंग मैं बात करूं प्रोटोजोआ की, पोरीफेरा की, सिलेंट्रेटा की, तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा की बात की जाए तो यहां पर जनरल बॉडी सरफेस है. प्रोटोजोआ के यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील रसधानी. जनरल बॉडी सरफेस पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में. इसके आगे यदि हम देखें प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिनको हम फ्लैट वर्म्स या चपटे कर्मी कहते हैं, यहाँ पर फ्लैम सेल्स या सोलेनोसाइट्स या इसी को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया,
फ्लेम सेल्स का मतलब ज्वाला कोशिकाएं। तो चपटे कर्मी में उत्सर्जियन क्या होती हैं? फ्लेम सेल्स। पोरिफेरा सिलेंटेटा में क्या होते हैं? जनरल बॉडी सरफेस। प्रोटोजोआ में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एस्के हेलमिंथीज एस्के हेलमिंथीज जिन्हें नीमेटोडा या गोलकर्मी या राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। तो ये राउंड वर्म्स जो हैं, इनके अंदर रेनेट सेल एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद बात करें एनेलिडा की। एनेलिडा में परासरण नियमन और उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि अर्थवर्म की बात करूं मैं, जिसे साधारण भाषा में केंचुआ कहा जाता है, तो इस अर्थवर्म में अलग अलग प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेफ्टल नेफ्रीडिया, फेरिंजियल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया कहते हैं। दोबारा देखिए बेटा, उत्सर्जी अंग यदि प्रोटोजोआ में पूछा जाए तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। पोरिफेरा सिलेंटेटा और टिनोफोरा की बात की जाए इसी सिलेंटेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। तो जनरल बॉडी सरफेस से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को निष्कासित करेंगे। प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। एस्के हेलमिंथीज में रिनेट सेल पाई जाती हैं। एनेलिडा के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा आर्थ्रोपोडा। जैसा कि आपको पता है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड एंटीरनरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो एक्वेटिक या जलीय नेचर के इंसेक्ट हैं, वो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, जो टेरेस्ट्रियल
या थलीय हैं, जैसे कि कॉकरोच। इस तरीके के मैल्पिजियन ट्यूब्यूल हैं, ग्रीन ग्लैंड हैं, कॉक्सल ग्लैंड हैं, ये उत्सर्जी अंग के रूप में पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। जैसे कॉक्सल ग्लैंड है, स्पाइडर वगैरह है, मकड़ी, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल है, कॉकरोच, ग्रीन ग्लैंड है, प्रॉन या झींगा मछली। नेक्स्ट बात करें मोलस्का की। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अब इस सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम में मेटानेफ्रीडिया की फॉर्म में ऑर्गन ऑफ बोजनेस एंड केबर्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, मोलस्का के बात करें इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। क्लियर है बेटा? और आगे देखिए, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसे सूंड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूरोकोडेटा की बात करें तो यूरोकोडेटा में न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। सिफेलोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा में सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, इसके बाद कोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर किडनी या वृक्क पाए जाते हैं। अब ये किडनी ओरिजिन के आधार पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आर्कीनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी,
मीजोनेफ्रिक किडनी, एंड मेटानेफ्रिक किडनी। सबसे ज़्यादा एडवांस मेटानेफ्रिक है, जैसे कि रेप्टाइल्स, जैसे कि एवीज और जैसे कि मैमल्स। मीन्स स्तनधारियों में, एवीज मीन्स पक्षियों में, रेप्टाइल्स मीन्स सरीसृपों में इस तरीके की मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है और सबसे एडवांस किडनी। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक? तो अलग अलग जंतुओं में ये विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। नोट करें इसको। नोट कर लिया सभी ने? देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मीन्स एक्सक्रीशन वर्ड क्या है जिसे हम बोल रहे हैं उत्सर्जन, ये है क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, आयंस एटसेट्रा इज नोन एज। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड है, आयन है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, इनका निष्कासन करना ही क्या है? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। क्लियर? और इस एक्सक्रीशन के लिए जिन उत्सर्जी अंगों की आवश्यकता होती है वो सभी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जो मैंने अभी बातें की, प्रोटोजोआ से लेकर कोर्डेटा तक अलग अलग फाइलम के अंदर, अलग अलग संघ के अंदर अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक? कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, शरीर का जो आंतरिक वातावरण है उसे साम्य अवस्था में रखना जरूरी है। हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर लॉस ना हो जाए, हमारी बॉडी से एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट लॉस ना हो जाए, इसे रेगुलेट करना जरूरी है। क्योंकि बॉडी से एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लॉस होगा तो अल्टीमेटली बॉडी को लॉस है। तो अलग अलग प्रकार के जंतुओं में इनको मेंटेन करने की अलग अलग जो मैकेनिज्म होती हैं, जो क्रियाविधि होती है, एक बार उन पर नजर डालते हैं। वाटर एंड सोल्यूट। वाटर क्या है यहां पर? सॉल्वेंट मीन्स विलायक का काम कर रहा है, और सॉल्यूट क्या है? विले, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल मीन्स स्थलीय प्राणियों में जल एवं विलेय का नियमन। देखिए बेटा, पहला पॉइंट देखें कि जो भी स्थलीय प्राणी है
वो क्या करते हैं? स्थलीय प्राणी लगातार जल ह्रास करते हैं। जल ह्रास मतलब कंटिन्यूअसली वाटर लॉस हो रहा है। और ये जो कंटिन्यूअसली वाटर लॉस है, ये किस फॉर्म में हो रहा है? माउथ से, नेजल पाथ से, एक्सक्रीशन से। मीन्स हमारे मुख से है, नेजल पाथ से है, या एक्सक्रीटरी पाथवे है, या हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे जो है, उन सभी से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यदि लॉस कितना हो जाए? ए लॉस ऑफ 12% मीन्स जो जल की हानि है, लॉस ऑफ 12% may lead to death। मीन्स इससे क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो हमें क्या करना है बेटा जी? जो लॉस हो रहा है उसे हमें क्या करना है? बचाना है। तो स्थलीय प्राणियों में लगातार जो वाटर लॉस हुआ, माउथ, नेजल पाथ या एक्सक्रीशन से जो वाटर लॉस हुआ, और वाटर लॉस यदि 12% हो जाए तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, कंगारू रेट लूज लिटिल वाटर। जो कंगारू रेट है या कंगारू चूहा है, वो बहुत कम पानी का लॉस करता है। मैं कह सकता हूं कि 90% जो है वो रिकवर कर लेता है। मीन्स 90% वाटर मेटाबॉलिक पाथवे से, जो उपापचय पथ है, उससे रिकवर कर लेता है। ध्यान रहे बेटा, 2-3 बातें जो मैं बोल रहा हूं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है उसके अंदर जल और विलय का नियमन कैसे होगा? स्थलीय प्राणियों में लगातार जल का ह्रास हो रहा है, माउथ से, नेजल पाथ से या एक्सक्रीशन से। यदि 12% का लॉस हो जाए तो उससे डेथ हो सकती है। कंगारू रेट कुछ अमाउंट में या ना के बराबर वाटर लॉस करता है। यदि कैमल के बारे में बात करूं, जब सराउंडिंग में पता है कि वाटर अवेलेबल नहीं है तो कैमल जो है वो यूरिन को डिस्चार्ज नहीं करता है, और उस यूरिन को यूरिया की फॉर्म में हम उसकी बॉडी में, कैमल जो है उसकी बॉडी के अंदर ही क्या कर लेता है? वो स्टोर कर लेता है, और उस यूरिया का मेटाबॉलिक पाथवे से वापस क्या कर लेता है? रीयूटिलाइज कर लेता है। और जब वाटर अवेलेबल होता है, सराउंडिंग में वाटर अवेलेबल होता है, तो एक्सेस वाटर को क्या करेगा? वो इनहेल करेगा, बहुत ज्यादा पानी को पीता है, और साथ में जो यूरिन स्टोरेज था उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो वो भी लिख सकते हैं। when water not available
जल उपलब्ध नहीं है, देन कैमल स्टॉप यूरिनेशन। मूत्रण नहीं करता। और जब वाटर अवेलेबल होगा तो अत्यधिक मात्रा में क्या कर लेता है, ये वाटर को अंदर करेगा। तो स्थलीय प्राणियों में ऐसी मैकेनिज्म है कि जो वाटर लॉस को बचाने का काम कर रही हैं। जैसे कंगारू रेट है, वो स्मॉल अमाउंट में वाटर लॉस करेगा, और जैसे कि कैमल है, यदि सराउंडिंग में वाटर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में क्या करेगा, यूरिन को डिस्चार्ज नहीं करता। क्लियर है बेटा जी यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सॉरी, अभी हमने जो देखा है वो देखा था H2 एंड सोल्यूट रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल। अब हम देख रहे हैं H2 एंड सोल्यूट रेगुलेशन इन मैराइन एनिमल, समुद्री जंतु में। समुद्री जंतुओं में क्या है, ये देखो, ये कोई एक, हम ये मान के चल रहे हैं ये ओशियन है और ये कोई फिश है। ऑब्वियसली समुद्री जंतु है या मैराइन एनिमल है, तो इस ओशियन में आयंस जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, जिसे हम बोलते हैं अति पराश्री। और इसके कंपैरिजन में इसकी बॉडी जो है वो क्या होगी, हाइपोटोनिक या अल्प पराश्री। ठीक है बेटा जी? तो हम इसमें देख रहे हैं बोनी फिशेज हाइपोटोनिक टू सी वाटर। सी वाटर ये है जो हाइपरटोनिक है, और जो बोनी फिशेज है वो हाइपोटोनिक। सिंपल भाषा में ये मान के चलें कि हाइपोटोनिक का मतलब यहां पर वाटर ज्यादा है, आयन कम। हाइपरटोनिक का मतलब यहां पर आयन ज्यादा है और वाटर, ये मान के चलें। अब आप बताएं सॉरी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी, इनको सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहां पर वाटर ज्यादा है, यहां पर वाटर कम है, तो वाटर ज्यादा से कम की तरफ चला जाएगा, तो दे लूज वाटर फ्रॉम बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस क्या हो सकती है, गिल्स से, ओरल मुख से, या एनल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से वाटर लॉस हो रहा है, तो वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो दे हैव टू ड्रिंक वाटर, तो उन्हें पानी पीने की सख्त आवश्यकता होगी। पानी कहां से मिलेगा, सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग में क्या ज्यादा है, देखो आयन ज्यादा है, तो देखो पहली प्रॉब्लम फेस की, दे लूज वाटर, बॉडी सरफेस से या शरीर की सतह से वाटर या जल का ह्रास हो गया।
अब उस जल ह्रास को कंपनसेट करने के लिए उसने पानी पिया, पानी पीते ही दूसरा लॉस क्या हो गया, गेन ऑफ साल्ट्स। बॉडी को क्या मिल जाएंगे, जो साल्ट्स जो हैं, जो आयंस जो हैं सराउंडिंग में है वो ज्यादा जाएंगे। अब इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर ही इनका सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि इन मेंबर्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन या प्राशन जो नियमन है उसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि पाई जाती है। मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना इन्हें आता है। तो इनका हल कैसे होगा, इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट आयनोसाइट्स या क्लोराइड सेल्स हैं, जो जितने साल्ट्स या आयन अंदर आएंगे उन्हें क्या कर देगी, इजेक्ट कर देगी, बॉडी उन्हें बाहर निकाल देगी। तो एक्सेस जो साल्ट और आयन अंदर आए थे वो तो क्या हो गए, लॉस हो गए, कंपनसेट कर लिया। एक्सेस साल्ट और डाइवेलेंट को लॉस करने का दूसरा तरीका क्या है, फीकल मैटर, मींस जो मल त्याग होगा उस मल त्याग के साथ में इनको क्या कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे। क्लियर है बेटा जी। तो आज क्या क्या मैंने डिस्कस किया, एक बार उसको समराइज करता हूं या एक बार संक्षिप्त रूप उसका बताता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट होता है। जैसे कि एमिनो एसिड जो है वो टूटेंगे। एमिनो एसिड कहाँ से आएगा, प्रोटीन से। तो प्रोटीन का टूटना, न्यूक्लिक एसिड का टूटना, जो मेटाबॉलिक पार्ट बनेगा वो अमोनिया में, यूरिया में या यूरिक एसिड में रूपांतरित हो सकता है। शरीर से अमोनिया को निष्कासित करने वाले जंतु अमोनोटेलिक, जैसे कि फिशेज। यूरिया को निष्कासित करने वाले यूरियोटेलिक जंतु, जैसे कि एम्फीबियन है, मैमल्स है। और शरीर से यूरिक एसिड को निष्कासित करने वाले यूरिकोटेलिक, जैसे कि जितने भी बर्ड्स हैं, जैसे कि कॉकरोच है, जैसे कि रेप्टाइल्स है, ये सभी यूरिकोटेलिक प्राणी। इसके बाद मैंने बताया कि प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकती है, जनरल बॉडी सरफेस हो सकता है, फ्लेम सेल्स हो सकती है, नेफ्रीडिया हो सकते हैं, मेटानेफ्रीडिया ऑर्गन ऑफ बोजनस एंड केबर्स ऑर्गन हो सकते हैं। किसी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट हो सकते हैं, किसी के अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड हो सकती है, किसी के अंदर न्यूरल ग्लैंड हो सकती है, किसी के अंदर सोलेनोसाइट्स हो सकती हैं, तो किसी के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक या आर्किनेफ्रिक किडनीज पाई जा सकती है, जो बॉडी से नाइट्रोजीनस वेस्ट और नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। क्लियर है। हमारी बॉडी के लिए अमोनिया भी टॉक्सिक है, हमारी बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी टॉक्सिक है। अमोनिया के 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, यूरिया। इस तरीके से हम हमारी बॉडी से यूरिया डिस्चार्ज करते हैं। मीन्स हम कैसे प्राणी हैं, यूरियोटेलिक। क्लियर है मेरी बात यहां तक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में हम ये देखेंगे वाटर एंड सोल्यूट रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल। टेरेस्ट्रियल में हमने देख लिया, मैराइन या समुद्री प्राणियों में हमने देख लिया। अब हम फ्रेश वाटर एनिमल में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और फ्रेश वाटर एनिमल में उनका क्या सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।